वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब्स। ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग डिस्कस की हुई है, इसका सेल पोटेंशियल भी निकाला हुआ है। अब इस वाले लेक्चर में हमने देखना कि थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही वर्किंग देखनी है, इसमें भी सेल पोटेंशियल देखेंगे, बट इसमें हमने थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है। वो आपका नॉर्मल कंडीशन में था कि जो भी उनका सेल पोटेंशियल है, जो भी आप 2 इलेक्ट्रोड्स ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल वर्किंग चल रही थी, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो था और रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था। बट आज के टॉपिक में हमने क्या करना है कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लेंगे उसमें कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और हमने उसी एक्सटर्नल वोल्टेज का इफेक्ट देखना है कि अगर आप बाहर से स्लोली एक्सटर्नल वोल्टेज लेते हो और उसको अप्लाई करते हो, उसी अगर हम उसकी नॉर्मल वर्किंग में थोड़ा सा उसको इसका इफेक्ट देखेंगे, अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, स्टेप उसको इंक्रीज करते जाएंगे और हर स्टेप में हमने उस एक्सटर्नल अपोजिंग वोल्टेज का उस नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग पे इफेक्ट देखना है। तो इसी पॉइंट को हम लेके आगे चलेंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें ऑलरेडी आता है, तो ये जो मेन टॉपिक आज हमारा है दैट इज द वर्किंग ऑफ सेल, यू कैन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल। कि एक्सटर्नली अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई करने पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग पे। सो लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोकेमिकल को समझने के लिए हम पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हमने पहले भी किया है, दैट इज बिटवीन द जिंक एंड द कॉपर सल्फेट। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन वो डैनियल सेल है। अगर आप इसमें नॉर्मल पहले भी आप डिस्कस कर चुके हुए हो कि इसमें क्या होता है कि जिंक इज एक्टिंग लाइक द नोड, कॉपर के थोड़ होता है, क्योंकि आपको पता है कि जिंक जो है वो नोड की तरह करेगा, तो इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा इट विल मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड कॉपर पे क्योंकि जो कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन होगी तो दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है नॉर्मल कंडीशंस में दैट इज फ्रॉम द जिंक टू कॉपर। और हमें पता है कि जो करंट का फ्लो होता है कन्वेंशनली दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक टू कॉपर है तो करंट का फ्लो क्या होगा, कॉपर टू जिंक। ये अंडर नॉर्मल कंडीशन ये होता है। अब आपने देखना है कि इस सेल की जो ईएमएफ क्या है। नॉर्मल अगर आप सेल की पोटेंशियल देखो, बाहर से हम जो वोल्टेज हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो डैनियल सेल है जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसकी इंटरनल अपनी वोल्टेज कितनी है। जब हमें उसका पता होगा कि इसकी अपनी वोल्टेज कितनी है तो तभी तो हम देखेंगे ना बाहर से हम कितनी दे रहे हैं, उसके कम है या उसके इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो पहले आपको इस डैनियल सेल की इंटरनल वोल्टेज, इसकी सेल पोटेंशियल का आइडिया होना चाहिए। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरनल जो इसकी वोल्टेज है, जैसे आपको पता है कि जब भी आप ईएमएफ निकालते हो, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ईएमएफ निकालने के लिए आप जो ई ऑफ कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से नोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ या सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो इसमें क्योंकि हमारे पास जो डाटा होता है नॉर्मली वो आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको पता है जिंक जो है, जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक 2+ से जब जिंक में जाता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज -0.76 वोल्ट। ये जिंक की है। और कॉपर की देखो, कॉपर 2+ से कॉपर में जाएगा, ये हमने इनकी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है +0.34, ये इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब आपको पता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है, और जिसकी कम है उसको लूज ही करने पड़ेंगे। तो आपने जब सेल पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल का मीनिंग आपको पता है कि डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कितना फ़र्क है, वो कितना कम या ज़्यादा है। तो नो डाउट जो बिगर वैल्यू उसमें से आप स्मॉलर वाली को माइनस करोगे तो ईएमएफ का जो हमने पहले फॉर्मूला किया हुआ दैट इज इक्वल टू, यहाँ इसको ईएमएफ भी बोल सकते हो और यू कैन मेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो अगर आपने इसकी ई सेल निकालनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि आपने ई ऑफ कैथोड जो इसमें है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल में से ई ऑफ एनोड, जो एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल है उसको आप माइनस कर दोगे। क्योंकि इनकी वैल्यूज को देख के हमें क्लियर हो रहा है कि कॉपर की जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में 0.34 है, ठीक है, और जो जिंक है, जिंक की वैल्यू कितनी -0.76 है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर है कि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट मीन्स उसकी पावर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा है। दैट इज़ वाई कॉपर विल एक्ट लाइक द कैथोड, वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जिंक की क्योंकि कम है तो वो एनोड की तरह काम करेगा। तो इसकी जो पोटेंशियल अगर आप निकाल लो तो ई कैथोड कितना है, +0.34 है, माइनस क्या करना है आपने एनोड की जो वैल्यू, ये माइनस आपका फॉर्मूले में है, दूसरा माइनस आप यहाँ से लगा रहे हो जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है।
जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब माइनस होता साइन यू नो कि वो चेंज हो जाएगा 0.76। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज निकल के आएगी 1.10 वोल्ट। तो दिस इज अ सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जो कंप्लीट जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, इसकी जो सेल की सेल का जो पोटेंशियल वो 1.1 वोल्ट निकल के आता है। तो इतने वोल्टेज के बेसिस पे इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी केमिकल एनर्जी रिलीज होती है वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स कि यहाँ पर अभी तक ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसमें आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं की, केमिकल एनर्जी इसमें से निकल रही है, तो वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रही है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से हो रही है? जिंक टू दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट इज फ्रॉम दैट इज फ्रॉम जिंक टू फ्लो ऑफ करंट, जैसे मैंने अभी बताया था कि दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ कैसे है? फ्लो ऑफ करंट दैट इज फ्रॉम द कॉपर टू जिंक। वो आप बताओगे कॉपर टू जिंक हो रहा है, वो उससे ऑपोजिट है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कॉपर गेन कर लेता है। इनका फ्लो किधर से है? कॉपर से जिंक की तरफ है। इट मीन्स ये अंडर नॉर्मल कंडीशन है। अब इस पॉइंट पे इसकी जो वोल्टेज है ई सेल की है वो कितनी है? दैट इज 1.1 वोल्ट। ये आपने फर्स्ट मीन्स की नॉर्मल अंडर नॉर्मल कंडीशन में लिख लिया कि इस तरह से इसका होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नॉर्मल डैनियल सेल की क्या 1.1 वोल्ट है। अब हमने देखना है कि जब आप इसमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब उसका क्या इफेक्ट होता है। अब आपको मीन्स कि अंडर नॉर्मल कंडीशन क्लियर हो गई कि 1.1 है। अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास 3 ऑप्शंस निकल के, 3 पॉसिबिलिटीज निकलेंगी। 3 पॉसिबिलिटीज कैसी है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि आपने जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ई एक्सटर्नल है वो हमने क्या ली है? दैट इज लेस देन, वो 1.1 वोल्ट से कम है, इससे कम है। कि पहले जब आप स्लोली इंक्रीज करना शुरू करोगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अब बाहर से एक्सटर्नली अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो हमने इसके जो सेल है इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ इस सर्किट को। तो इसकी वायरिंग हमने इसमें कनेक्शन जोड़ दिया। मीन्स नॉर्मल हमारा डैनियल सेल था, इसमें हमने बाहर से एक्सटर्नली इसको वोल्टेज सप्लाई करना शुरू कर दिया। अगर बाहर से आप एक्सटर्नली ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो हमारे पास जो अलग अलग 3 तरह के केसेस निकल के आएंगे। तो ये है कि अभी बाहर से हम स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, तो बाहर वाली जो वोल्टेज है वो अभी 1.1 से कम है, ठीक है। तो दूसरा केस है कि जैसे से इंक्रीज करते जाओगे तो एक लेवल ऐसे आएगा जब एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज दोनों इक्वल हो जाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो जब आप उसको फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हो, एक्सटर्नल वोल्टेज बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते ही जा रहे हो, तो एक लेवल आएगा कि जो इस सेल की इंटरनल वोल्टेज का है 1.1 वो उसको भी क्रॉस कर जाएगी। तब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगी? दैट विल बी ग्रेटर देन द इंटरनल सेल पोटेंशियल। सेल का जो पोटेंशियल है 1.10 वोल्ट है, उससे वो बढ़ जाएगा। तो इन तीनों कंडीशंस में आपने सेल की वर्किंग पे देखना क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब आप बाहर से मीन्स की डिफरेंट मीन्स की लेवल पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, कि पहले लेस देन है, बाद में इक्वल टू आया, बाद में ग्रेटर देन आया, तो उसमें जो सेल की वर्किंग है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आया है, या उसमें करंट की फ्लो की डायरेक्शन में क्या डिफरेंस आया है। तो ये चीज़ें अब हमने नोट करनी है, ये केसेस डिस्कस करेंगे, तो उसको अब आपने देखना है। सो स्टे कनेक्टेड विद कि जब आप डैनियल सेल में एक्सटर्नली कोई ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करोगे, बाहर से वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो उसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं जो हमारी इस सेल की पोटेंशियल दैट इज 1.10 वोल्ट। तो अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखें उसमें है कि जब बाहर से अप्लाई कर रहे हो, हमारा यहाँ पे लेवल है 1.10 तक। जैसे आप इंक्रीज बाहर से करोगे तो पहले 0 लेवल से स्टार्ट करोगे ना, स्लोली हम इंक्रीज करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगी? दैट विल बी लेस देन 1.1, वो 1.1 से वो कम होगी। जब अभी तक वो उससे कम है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगी उसको। इट मीन्स कि उस केस में जो नॉर्मल वर्किंग होती है डैनियल सेल की, नॉर्मल वर्किंग में क्या होता है कि जो जिंक है नोड है, नोड से इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं? दैट इज गोइंग टू कैथोड। इट मीन्स कि फर्स्ट केस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, आपने सभी इनकी पॉइंट्स नोट करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा? दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और यू कैन से फ्रॉम एनोड टू कैथोड ही होता है स्टार्टिंग में, एनोड टू कैथोड फ्लो होगा।
और जैसे हमें पता है कि फर्स्ट केस में एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो क्या कहाँ से होगा? जो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड टू कैथोड। एनोड हमारा जिंक वाली रोड है, कैथोड हमारा कॉपर है। जिंक से कॉपर की साइड वो जा रहे हैं, और जो करंट है, करंट का फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये करंट का है। करंट इसके ऑपोजिट जाएगा, तो फ्लो ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन क्या है? दैट इज फ्रॉम द कॉपर टू जिंक, ये ऑपोजिट है। इट मीन्स कि करंट आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, एंड जो करंट है दैट इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इट मीन्स कि यहाँ पे ये कैथोड से एनोड की तरफ करंट जा रहा है। इट मीन्स कि पेपर में जब आपको क्वेश्चन इस टाइप का कोई केस स्टडी का भी आ जाता है तो वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इफ दैट एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1, इक्वल टू 1.1 और ग्रेटर देन 1.1। इस वे से आपने तीनों केसेस को बड़े अच्छे से समझना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इस वजह से करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्लियर हो गए हैं। देन करंट का जो डायरेक्शन है, करंट किधर से जाएगा? फ्रॉम कॉपर टू जिंक। और जब इस तरह से होगा तो आप देख सकते हो कि ये जो नॉर्मल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही वर्क करेगा, क्योंकि इस भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बाहर से अप्लाई करे वो भी कम है। इट मीन्स कि इसमें जो नॉर्मल कंडीशन में जिंक क्या है? जिंक विल डिजोल्व, जिंक डिजोल्व होगा क्योंकि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसकी ये डिजोल्व होता जाएगा। और कॉपर क्या होगा? वो डिपॉजिट होगा, कॉपर विल डिपॉजिट। कॉपर इसमें क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। ये इसी वे से ही चलेगा। ये अपने मेन पॉइंट्स नोट कर लेने कि जिंक डिजोल्व होता जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है कैथोड के ऊपर। और पॉइंट आपने देखना है कि इस केस में जो आपके पास मीन्स कि सेल की वर्किंग है दैट विल एक्ट लाइक द नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि सेल जो है वो इलेक्ट्रो सेल वर्क एज, इसमें जो वर्क है वो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही वर्क करेगा। इट मीन्स कि ये मेन पॉइंट्स आपके क्या निकल के आए हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने देखा है नोड से कैथोड की तरफ है, करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ है, और देन देखा है कि इस नॉर्मल कंडीशंस में जिंक डिजोल्व कर रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और इट वर्क ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम है ये, तब तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही वर्क करेगा। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि इफ़ द एक्सटर्नल वोल्टेज, जो बाहर से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएं तो एक लेवल ऐसे आएगा जो इस सेल की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसके इक्वल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि दोनों इक्वल आगे 1.1 की मान लो जितनी आप इस राइट साइड में लगा रहे हो इंटरनल वोल्टेज जितनी है उतनी ही इक्वल लेवल पे एक्सटर्नल है, फिर उसको अपोज करेगी क्योंकि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। आपकी इंटरनल के 1.1 है, बाहर से भी हमने 1.1 ही लगा दी, वो मीन्स कि तो इस वजह से जब इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड में होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि जब भी आप इसको इक्वल वोल्टेज अप्लाई हो रही है तो उस केस में सेल विल स्टॉप वर्किंग, वो सेल काम करना ही बंद कर देगा, उसमें वर्किंग ही नहीं होगी, नो करंट विल फ्लो, क्योंकि जितना वो उसको राइट साइड में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर से आप उसको जो अप्लाई कर रहे हो वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल इस केस में जो करंट है, आप इसमें देखो जो एरो है इसका, जो मैंने इसका शो किया वोल्ट एम मीटर का, दैट इज इन द सेंटर, मीन्स कि वो ना राइट को है ना लेफ्ट को है। इट मीन्स कि यहाँ पे आई इज 0। आई जो होता है, आई को हम करंट के लिए, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो आई का सिंबल वो करंट के लिए शो करते हैं। इट मीन्स कि जब आपका बस एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल आ जाते हैं उस केस में जो आप बता सकते हो इसमें क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना ही करंट फ्लो होगा, तो इक्वल टू 0 एंड सेल विल स्टॉप वर्किंग। सेल क्या होगा? इट विल स्टॉप वर्किंग, इसमें कोई काम नहीं होगा, इसमें वर्किंग नहीं होगी। और उस केस में आप देखो कि करंट भी 0 हो गया है। सो सेकेंड वाली ऑप्शन में जैसे हमें पता है कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो सेल पोटेंशियल के इक्वल है। इट मीन्स कि जितना इंटरनल वोल्टेज है उतनी एक्सटर्नल है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट कोई इसमें फ्लो नहीं होगा, उसको कैंसिल आउट करेगा, तो आई विल बी 0 और सेल जो है दैट विल स्टॉप वर्किंग, इसमें जो सेल है उसकी वर्किंग बंद हो जाएगी, उसमें वर्किंग नहीं होगी। नहीं होने का मीनिंग है इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड केस क्लियर हो गया होगा। आपने एरो का भी देखना है, जैसे हमने फर्स्ट वाला जब लिया था, जब एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 थी, तो नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल वे में जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहे थे, और जो करंट का फ्लो था उसकी डायरेक्शन क्या थी?
कॉपर से जिंक की तरफ। इसीलिए आपने जो सेंटर वाला ये जो एरो मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे ये जो एरो है दैट इज इन द, वो आप देख सकते हो वो लेफ्ट साइड को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये जो आपके पास कॉपर है कैथोड है दैट इज प्रेजेंट इन द राइट साइड, वो राइट हैंड साइड में है। और कैथोड नोड कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे जब एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 है तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस साइड है, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसीलिए एरो का जो है इट इज मीन्स की टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड को वो इंडिकेट कर रहा है। और जब इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो ना तो वो राइट को शो करेगा ना ही वो लेफ्ट को करेगा, इंडिकेट करेगा, वो सेंटर में है। इट मीन्स कि नो करंट इज फ्लोइंग, नो रिएक्शन इज देयर एंड सेल इज नॉट वर्किंग एट ऑल, उसमें वर्किंग भी नहीं हो रही, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी आप कंसिडर ले सकते हो। तो दिस इज द सेकंड केस, ये हमारे पास सेकंड केस है। अब थर्ड केस में आते हो, थर्ड केस है जब एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई करते जा रहे हैं, जब जीरो लेवल तक आ गई, जीरो के बाद अभी भी आप उसको इंक्रीज करते जा रहे हो, तो एक लेवल ऐसे आएगा जो बाहर से हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें दैट विल बी ग्रेटर देन 1.1, जो सेल की अपनी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है तो इसमें इक्वल तो है नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, अब ये कैंसल आउट नहीं हो रही। इट मीन्स कि सेल वर्क तो करेगा बट अब वर्किंग नॉर्मल नहीं होगी। अब आपके पास एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा है तो एक्सटर्नल वोल्टेज अपने अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में फिर सेल वर्क करेगा। पहले वो इंटरनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग चल रहा था तो नॉर्मल कंडीशन थी, जब एक्सटर्नल ज़्यादा तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। इट मीन्स कि सेल विल वर्क बट इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन। सेल की जो वर्किंग है वो उसके इंटरनल स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे नहीं हो रही। अब आप उसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, वो भी सेल की पोटेंशियल से ज़्यादा, कि सेल अगर आपको मीन्स कि सेल के अकॉर्डिंग अगर करंट जो है वो राइट से लेफ्ट को जाना चाहिए, बट जब आपने बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। आप देखो एरो जो है, इसमें एरो की जो इंडिकेशन है दैट इज टुवर्ड द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट केस में देखो जब कम थी, ठीक है, जब 1.1 से कम थी तो नॉर्मल कंडीशन में राइट टू लेफ्ट में था, लेफ्ट साइड में करंट जा रहा था, और जब ज़्यादा हो गई है तो अब राइट साइड में करंट जा रहा है। तो इसमें आपने ये बताना है कि जब आपके पास इस तरह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो पहले नॉर्मल कंडीशन में जो एनोड थी वो जिंक ऐसे एनोड काम कर रही थी, बट जब आपके पास ये केस आ गया एक्सटर्नल वोल्टेज हाई है 1.1 से, यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जिंक जो है दैट विल एक्ट लाइक द कैथोड। जब हम लोग नॉर्मल इंटरनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग हो रहा था फिर तो जिंक आप देखो एनोड की तरह ही काम करे क्योंकि उसकी पोटेंशियल कम होती है, ठीक है। बट जब आपने बाहर से उसकी हेल्प कर रहे हो, आप बाहर से नॉर्मली जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो तो नॉर्मल वे में चलते हैं, जैसे जिंक एंड कॉपर सल्फेट का जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कॉपर की ज़्यादा है, तो जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कॉपर से जिंक की तरफ क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, यहाँ पे रिएक्शन जो था वो स्पॉन्टेनियस था, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ था फर्स्ट केस में। बट इस केस में क्या है कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होना चाहिए स्पॉन्टेनियस में, बट अगर आप बाहर से उसके ऑपोजिट काम कर रहे हो, उसको इसके धक्के से वो काम करवा रहे हो, तो उस केस में आपका सब कुछ जितना भी वर्किंग वो सारी ऑपोजिट हो जाएगी। जो जिंक पहले एनोड में था अब वो कैथोड की तरह काम करेगा, कॉपर पहले कैथोड की तरह काम कर रहा था अब वो एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर फिर क्या होगी, पहले जिंक डिसॉल्व हो रहा था, अब क्या होगा, अब कॉपर डिसॉल्व होगा। तो इसमें हमने वही पॉइंट लिखने हैं, तो एनोड में जो है कॉपर विल डिसॉल्व, कॉपर इसमें डिसॉल्व होगा और जिंक इसमें इस केस में डिपॉजिट होगा जिंक। अब हमने देखना है कि इसमें फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा। अगर कॉपर इसमें ऐसे एनोड काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो जाएगा, दैट विल बी फ्रॉम द कॉपर टू जिंक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही फिर कैथोड की तरफ जाते हैं। तो पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से हो गया, फिर फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और बोल सकते फ्रॉम एनोड टू, ये तो एनोड टू कैथोड ही होना है वो तुम्हें पता है। इसमें आप ये देखोगे कि इसमें जो जिंक वाली रोड है वो यहाँ पे कैथोड की तरह काम कर रही है और कॉपर क्या काम कर रहा है, ऐसे एनोड।
और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इससे जो कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा है तो करंट का फ्लो तो आपको पता है इसके ऑपोजिट ही होगा। तो सेकंड पॉइंट आप इसका लिखोगे, और करंट का फ्लो कैसे होगा, दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, कॉपर से जिंक की तरफ आप देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो करंट है वो जिंक से कॉपर की तरफ आएगा, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है। देन आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि इस केस में जो डिपोजिशन हो रही है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जिंक है वो डिपॉजिट होगा, जिंक रोड की वेट जो है वो बढ़ेगा, और कॉपर जो है जिंक डिपॉजिट होगा, कॉपर क्या करेगा, कॉपर विल डिजोल्व, कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उसका वेट कम हो जाएगा, वो डिजोल्व होती जा रही है। और आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बोला था कि केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, जो भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी केमिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। बट अब यहाँ पे तो काम उल्टा ही हो रहा है ना, आपने तो बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है और वो जो नॉर्मल जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको हम करवा रहे हैं। स्पॉन्टेनियस तो था ना, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना, कि जिंक ऑक्सीडेशन करती है, कॉपर रिडक्शन करती है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉर्मल वे में ऐसे ही होता है उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। बट अब हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाया। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स कि आपने जिंक को के ऊपर रिडक्शन करवा दी, जिंक इस बार इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर की वैल्यू ज़्यादा होते हुए भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो एनोड की तरह काम कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉपर ऑक्सीडेशन कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से इसको रिडक्शन करनी चाहिए थी, बट तो इसमें सारा काम ही उल्टा हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो काम है वो सारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में अपने आप नहीं होता। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ये जो आप शो करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर जाके फिर इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल, कि पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, बाहर से एनर्जी दी, उसने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाया। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क नहीं कर रहा, यहाँ फिर कौन सा सेल की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। इस चीज़ को आपने देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। कई बार पेपर में ये भी डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या है कि केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, फिर वो लिसिस करवाएगी, लिसिस मीन्स की स्प्लिटिंग करवाएगी, ब्रेकिंग करवाएगी किसी आयनिक कंपाउंड की उसकी आयंस में। तो जब आप इसमें देखते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पहले अप्लाई कर रहे हैं, वो जाके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो थर्ड केस है, जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगी, नाउ दिस सेल विल नॉट वर्क लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन चुका हुआ है, तो आप मेंशन करोगे इट विल वर्क लाइक ए, अब ये कैसे काम करेगा, वर्क लाइक ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें आप लिख दोगे कि इसमें जो है इट विल एक्ट लाइक ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इसके तीनों केसेस हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, सिंपल से केसेस हैं। बस आपने सेल की पोटेंशियल 1.1 है, पहले में हमने उससे कम दी है, तो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है कि जिंक के नोड है, चलो कॉपर के थोड़ा है, जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, करंट उसके ऑपोजिट है। नॉर्मली वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करके फर्स्ट केस में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है। बीच में जब एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर है फिर तो काम ही नहीं कर रहा ना, वो तो बात ही खत्म हो गई ना, इसने करने कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जितने इंटरनल है उतनी ही एक्सटर्नल है, वो काम नहीं कर रहा, वो स्टॉप वर्किंग ही बंद हो गई है, उसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। थर्ड में है, थर्ड में आपने एक्सटर्नल ज़्यादा कर दी है तो ये काम कर तो रहा है, बट दैट इज़ द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो तीनों कंडीशंस अलग अलग निकल के आई हैं, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। पहले में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दूसरे में नो वर्किंग, कोई रिएक्शन नहीं है, थर्ड में इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग केसेस दे सकते हैं, हाउ विल द सेल वर्क, ठीक है, कि व्हाट विल हैपन इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल 1.1 से ज़्यादा, तब क्या होगा, एंड व्हाट इज द ऑप्शन व्हेन इट इज लेस देन 1.1, तब क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। एंड आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं इसमें से, उसके बेसिस पे आपने रिजल्ट बताना होगा। सो आई होप ये कंसेप्ट बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डायग्राम भी आ सकता है, केस स्टडी के क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनते हैं, आपको नॉर्मल 3 केसेस भी आ सकते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन आपने करनी होगी।
तो इसमें प्रॉपर आपको एनसीईआरटी की बुक में देखोगे कंप्लीट एक पेज उन्होंने पूरा इसी टॉपिक के ऊपर ही लगाया हुआ है। इट मीन्स कि इसको काफ़ी डिटेल में उसमें कवर किया हुआ है, तो आपने इसको बड़े अच्छे से करना है। यानी आपने इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बाद में जो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क कब करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब वर्किंग करेगा, और कब ये इसमें रिएक्शन नहीं होगा, कब व्हेन इट विल स्टॉप वर्किंग, ये सारे पॉइंट्स आपकी माइंड में पूरे मीन्स की क्लियर कट होने चाहिए, सो दैट कि आप कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू कैन इजीली अटेंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।